गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर में सोशल मीडिया पर तमंचा सटाकर आत्महत्या करने की धमकी देने वाले युवक को शहर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि खुद पर तमंचा सटाकर आत्महत्या कर लेने की धमकी देते हुए युवक ने वीडियो वायरल किया था। इस संबंध में शहर कोतवाली में केस दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुटी थी। सर्विलांस की मदद से युवक को ट्रेस कर शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक को शहर से गिरफ्तार कर लिया। जिस असलहे को वह प्रदर्शित कर रहा था उस असलहे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। देखिए, ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के ने अपने कान पे एक तमंचा लगा रखा है और वो किसी से संबंधों की बात कर रहा है और उसमें बड़ी अनर्गल बातें उस वीडियो में कही गई हैं। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसकी तलाश की गई है। ये लड़का मिल गया है और इसने जो हथियार इसके पास था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया। अब इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई प्राणघातक हमले में घायल अधिवक्ता के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ ने चर्च चौराहा किया जाम। बता दें कि कंदरापुर क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता संजीव राय के ऊपर दबंग पट्टीदारों ने रास्ते के विवाद को लेकर प्राणघातक हमला कर दिया, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं ने चर्च चौराहे पर रोड जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के अध्यक्ष रामप्यारे सिंह ने कंदरापुर एसओ पर आरोप लगाते हुए बताया कि हमले में घायल अधिवक्ता साथी संजीव राय का इलाज चल रहा है। उसी दौरान कंदरापुर एसओ पट्टीदारों के साथ मिलकर रास्ते को अवरुद्ध करा दिया और वहां गेट लगवा दिए। इस मामले में किसी तरह केस तो दर्ज हुआ, लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए, जबकि सीओ सिटी ने खुद फोन कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओ कंदरापुर को कहा था। अब वे रोड जाम कर एसपी से वार्ता करेंगे कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही रास्ते को खाली कराया जाए। और आज जो चक्का जाम हम लोग किए हैं, हमारे सहयोगी अधिवक्ता संजीव राय जी को के ऊपर प्राणघातक हमला उसके पटीदारों ने किया है और वो अस्पताल में जीवन मरण के बीच में पड़े हुए हैं। उनके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। किसी तरह से FIR तो 308 में लिखे कंदरापुर थाना, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। वह मुलजिमान से मिले हुए हैं और गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। और उनके रास्ते को भी जब वो आकर के यहाँ अस्पताल में भर्ती हो गए तो उनका जो रास्ता था, घर का निकलने का रास्ता था, उसको भी दरवाज़ा लगा करके उनके पटीदारों ने जाम कर दिया और उसमें पूरा वही दरवाज़ा गेट लगा दिया। और उस कार्य में कंदरापुर के एसओ ने उनकी मदद किया और उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। वो सब घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। सीओ सिटी से मैं कई बार मिला और उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किया। आप लोग तो गए भी थे, मैं बैठा था वहाँ पर, मेरे सामने आप लोग थे। और सीओ सिटी ने आज कह दिया कि मेरी बात वो नहीं सुन रहा है, मैं अंकुश नहीं लगा पा रहा हूँ, इसलिए अब आप लोग एसपी से बात करिए। तो एसपी से बात करने के लिए हम लोगों ने आज चक्का जाम किया है और अनवरत हम लोग चक्का जाम करेंगे जब तक कि उनका गेट नहीं हट जाएगा और जब तक कि मुलजिमान अरेस्ट नहीं हो जाएगा। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जर्जर सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल को ध्वस्त करने का दिया निर्देश। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जर्जर अवस्था वाले भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों को शीघ्र जांच करते हुए उन्हें अन्यंत्र सुरक्षित भवनों में स्थानांतरित कर शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ध्वस्त किया जाना है। इसके अतिरिक्त सरकारी व निजी क्षेत्र में संचालित विद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों आदि के भवन की भी जांच कर कार्रवाई की जानी है। यदि किसी जर्जर भवन में मानक के विपरीत कोई कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल संचालित होता पाया जाए तो इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित किया है कि अपने अपने विभागीय कार्यालयों, चिकित्सालयों, स्कूल के गुणवत्ता की शीघ्र जाँच कराते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री को फर्जी मुकदमे फंसाने का एसओ अत्रौलिया पर वकीलों ने लगाया आरोप, किया प्रदर्शन। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एसओ अत्रौलिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसोसिएशन के अध्यक्ष रणविजय यादव ने बताया कि पूर्व मंत्री वरिष्ठ अधिवक्ता दिग्विजय सिंह के ऊपर अत्रौलिया एसओ ने लकवाग्रस्त महिला की मौत के मामले में उत्पीड़न के कारण मौत होने का हवाला देते हुए गलत तरीके से मुकदमा लगाकर फंसाने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया और मांग किया गया कि पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए। वर्तमान प्रकरण जो है अत्रौलिया थाने का है, वहाँ का एसएचओ हमारे पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज कर लिया है और एक वृद्ध महिला जो लकवाग्रस्त थी उसकी मृत्यु को इनके उत्पीड़न के नाते मृत्यु दिखा करके फर्जी एफआईआर दर्ज करके इनको फंसाने का काम कर रहा है और उस पर एसएसपी महोदय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। ऐसी जो है दुर्भावनापूर्ण घटनाएं पुलिस जो है कर रही है, तनिक भी उसको सत्य पर चलने का और न्याय दिलाने का रास्ता वह जो है भटक गई है। इसलिए आज हम पुलिस का कान खोलने के लिए और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एसएसपी को ज्ञापन देंगे कि आप स्वयं सुधर जाओ और अपने पुलिस वालों को सुधार दो, अन्यथा यह अधिवक्ता अगर आंदोलित होगा तो बड़ी लंबी लड़ाई लड़ेगा और इस सरकार की चूने हिला करके रख देगा। आजमगढ़ शहर में पूर्वांचल पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य व पेंशन संबंधी दी जानकारी। बता दें कि पूर्वांचल पूर्व सैनिक कल्याण समिति की बैठक रैदोपुर स्थित कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें पूर्व सैनिकों के साथ ही उनके परिवार के लोग शामिल हुए। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने पूर्व सैनिक व उनके परिजनों को सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही स्वास्थ्य संबंधी योजना की जानकारी देने के साथ ही पेंशन संबंधी आने वाली परेशानियों से बचने के लिए सभी दस्तावेज दुरुस्त करने को कहा गया, जिसमें पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य पेंशन संबंधी जानकारी दी गई। इनको ये भी जागरूक किया गया कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी है नाम जो एंट्री है उनका स्पेलिंग और नाम हर डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पेंशन, पीपीओ, डिस्चार्ज बुक जो भी है सब में एक होना चाहिए, कोई डिफरेंट नहीं होगी। दूसरी एक ये भी बताया गया कि आप डीएसपी जो आपकी पेंशन अकाउंट है उससे अपनी फैमिली का माने अपनी वाइफ का उसका नाम जोड़ दिया गया। साथ ही उनको ये भी जानकारी देगी कि जो SHS कार्ड है और SHS का फायदा कैसे उठाएं और पेंशन संबंधी इनको जानकारी। आजमगढ़ जिले में धनगढ़ समाज को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की मांग को लेकर समाज के लोगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय धनगढ़ महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री रामलखन धनगढ़ ने बताया कि शासन से शासनादेश जारी किए जाने के बाद भी आजमगढ़ जिले की तहसीलों से समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने भी आदेश किया है, लेकिन तहसीलों पर उसका पालन नहीं हो रहा है। समाज के लोगों ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंप धनगढ़ जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की मांग की है। है कि तमाम शासनादेश हमारा जारी हुआ है, जो हमारी जाति गलेरिया की है उसकी उपजाति धनगर है और धनगर अनुसूचित कॉलम नंबर 27 में शासन में अंकित है, जिसका आदेश शासन से भी हो चुका है, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से भी हो चुका है। तमाम शासनादेश के बावजूद भी यहाँ से जिलाधिकारी महोदय ऑर्डर करते हैं, लेकिन तहसीलदार लोग इसका अनुपालन नहीं करते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि तहसीलदार इसका अनुपालन करें, अन्यथा जिलाधिकारी महोदय उनके साथ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। लखनऊ में हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या का आरोप आजमगढ़ में बंद माफिया कुंटू सिंह पर लगा। पूर्व विधायक के भाई ने एसपी से सुरक्षा की लगाई गुहार। बता दें कि लखनऊ में मऊ जिले के महमदाबाद गोहना के पूर्व ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। इसके तार आजमगढ़ से भी जुड़े हैं। कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मृतक अजीत सिंह सगड़ी के पूर्व बसपा विधायक रहे स्वर्गीय सर्वेश सिंह सीपू की हत्या में अहम और मजबूत गवाह थे। इस बीच उनकी हत्या से जहां मामले के सभी गवाह सकते में हैं, वहीं केस पर भी असर पड़ने के आसार नजर आने लगे हैं। तो वहीं पूर्व विधायक स्वर्गीय सर्वेश सिंह सीपू के बड़े भाई संतोष सिंह टीपू ने अजीत सिंह की हत्या कराने का माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू पर आरोप लगाया है।
मैं कप्तान साहब से मिलने आया था कि हमारे कल एक लखनऊ में जो है अजीत सिंह की हत्या हुई, जो हमारे भाई की हत्या में कुंटू सिंह के खिलाफ 120 के गवाह थे। मेरी गवाही जो है चल रही थी और अभी ख़त्म होने वाली थी। इसके बाद जो है एक हफ्ता बाद उनकी गवाही शुरू होने वाली थी। कुंटू सिंह काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे कि वो उनके खिलाफ वो गवाही न करें, तो इस बात पर अजीत सिंह मान रहे थे। अजीत सिंह कहते नहीं, मैं जो है गवाही करूँगा। इसी को लेके कुंटू सिंह ने अजीत सिंह की जो है कल शाम 8:30 बजे के आसपास अपने साथियों द्वारा हत्या करा दी। तो अभी आप कप्तान साहब से मिले तो क्या किस मैं अपनी कप्तान साहब से आया था। मेरा पूरा परिवार भयभीत है। उस मेरे भाई की हत्या में मैं खुद वादी हूँ, मेरी गवाही भी चल रही है। हमारे भाई की पत्नी जो विधायक है वो भी जो है मौके की गवाह है, वो बिल्कुल डरी हुई है। सभी मैं कप्तान साहब के यहाँ से अपनी फरियाद मैं लेके आया था कि मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए, क्योंकि परिवार में मैं अकेला बचा हूँ और जितने भी जो है मेरे वो थे सबको कुंटू सिंह ने धीमे धीमे मरवा दिया, तो मैं बचा हूँ। इसलिए मैं कप्तान साहब के आया था कि मेरे परिवार और मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा करें। आजमगढ़ जिले में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में जल्द फैसला होने की कोशिश हो रही है। इसके लिए जिला न्यायालय में हर दिन सुनवाई हो रही है। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या 19 जुलाई 2013 को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर जियनपुर चौक पर कर दी थी। पूर्व विधायक हत्याकांड की तत्कालीन प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। हत्याकांड में प्रदेश के टॉप 10 सूची में शामिल कुख्यात अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू समेत उसके कई सहयोगी आरोपी हैं। 7 साल पहले हुए इस हत्याकांड में दर्ज मुकदमे के कुछ हिस्से की विवेचना जहां जिले की पुलिस कर रही है तो कुछ की सीबीआई। अब एकमात्र गवाह सर्वेश सिंह सीपू के भाई संतोष सिंह टीपू की ही गवाही हो सकी है। अजीत सिंह इस मामले का दूसरा सबसे मजबूत गवाह था, जिसकी लखनऊ में हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू के बड़े भाई ने आजमगढ़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जेल में बंद माफिया कुंटू सिंह जेल से ही अपना नेटवर्क चला रहा है। जेल प्रशासन मिला हुआ है, जेल में मोबाइल उपलब्ध कराया जा रहा है। वो प्रदेश स्तरीय जो है अपराधी है और प्रदेश के टॉप 10 में से वो जो अपराधी है और जेल से जो है पूरा संचालन करता है। वो जब भी जेल में आता है तो हत्याएं कराता है। जेल में उसकी मोबाइल नहीं बंद हो रही हैं, जेलर मिले हुए हैं उससे और कितनी बार कहा गया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक विधायक क्या मतलब समाज, पूरा समाज भयभीत है। कप्तान साहब ने कुछ आश्वस्त किया? हाँ, कप्तान साहब ने कहा उन्होंने पूरा सुरक्षा का पूरा जो उन्होंने जिम्मा लिया है कि नहीं मैं जो है करूँगा। तो वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक की हत्या में शामिल सभी गवाहों की पहले से ही सुरक्षा दी गई है। यदि और सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएगी। देखिए, ये आज मुझे जो माननीय विधायक जी थे सीपू सिंह जो जिनका मर्डर हुआ था, उनके भाई आज सुबह मिस्र कैंप ऑफिस पे मिले थे और क्योंकि ये जो मृतक है जो जिसकी कल हत्या हुई है अजीत, ये उनके केस का मुख्य गवाह था। उस सिलसिले में मुझसे मिले थे और उनकी सुरक्षा के विषय में और फर्दर कैसे गवाही आगे कराई जानी उसके विषय में मेरी उनसे विस्तृत वार्ता हुई है और मैंने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि जितने भी लोग हैं परिवार के सबकी पूर्ण सुरक्षा पहले से भी की जा रही है। उन्हें मेरे द्वारा गनर दिया गया है और सुरक्षा दी गई है पूरी परिवार को। और किसी सुरक्षा की आवश्यकता होगी और किसी और कनेक्टेड आदमी को सुरक्षा की व्यवस्था होगी तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी और किसी तरह की सुरक्षा की कमी नहीं महसूस होने दी जाएगी। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
शारदा सीबीएसई स्कूल गनीपुर डगराहा में प्रबंधक अनिल सिंह के संयोजकत्व में 51 जरूरतमंदों को वितरित किया गया कंबल। नवोदय एजुकेशनल फाउंडेशन वाराणसी के सौजन्य से शारदा सीबीएसई स्कूल गनीपुर डगराहा के प्रांगण में प्रबंधक अनिल सिंह के संयोजकत्व में 51 जरूरतमंद लोगों में कंबल का वितरण किया गया। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पूरी तरह खिल गए और उन्होंने दानदाताओं का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर फाउंडेशन की चेयरपर्सन मनीषा सिंह, संरक्षक सिद्धार्थ सिंह, भीमसेन सिंह, डॉक्टर शारदा सिंह आदि गणमान्य भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बसही में गंभीर रूप से घायल सलमान की बहन ने 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध दी तहरीर। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बसही अकबालपुर गांव में बुधवार की देर शाम अज्ञात लोगों ने सलमान पुत्र लईक को मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका इलाज ट्रामा सेंटर वाराणसी में चल रहा है। पीड़ित की बहन ने गुरुवार को देवगांव कोतवाली में 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध तहरीर देकर बताया कि उसके भाई को 3 अज्ञात लोगों ने घर के बाहर आवाज देकर बुलाया तथा भाई के बाहर आते ही उक्त लोगों ने उसे बुरी तरह राड और लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बहन के शोर मचाने से उसका दूसरा भाई आरिफ जब तक मौके पर पहुंचता तब तक तीनों युवक बाइक से फरार हो गए। आनन फानन में उसे सीएचसी लालगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे रेफर करके वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए भेज दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने तहरीर पाकर जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। बसही में घर के बाहर गंभीर रूप से घायल अवस्था में बेहोश मिला युवक ट्रामा सेंटर वाराणसी में जीवन और मौत से कर रहा है संघर्ष। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बसही ग्राम में एक युवक के घर के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से घायल अवस्था में बेहोश मिलने पर पूरी तरह सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बसही ग्राम निवासी सलमान पुत्र लईक घर के बाहर बसही दौना मार्ग पर बेहोश गिरा पड़ा था, जिसके सिर में गंभीर चोट लगी हुई थी तथा वो बेहोशी की हालत में था। सिर से काफी खून बह रहा था। उसे घायलावस्था में देखकर आनन फानन में परिजन और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सालेहीन तथा बीडीसी सदस्य मोहसिन उर्फ बाबू उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में लेकर लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत में उसे प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया, जहां खबर लिखे जाने तक सलमान की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है तथा वो जीवन और मौत से पूरी तरह संघर्ष कर रहा है। उसे होश नहीं आ पा रहा है कि वो पूरी वास्तविकता बता सके कि उसके साथ क्या हादसा हुआ। चिकित्सकों के अनुसार उसके सिर में 3 स्थान पर गंभीर चोट है, जो लोहे के राड से मारकर की गई लग रही है। प्रदेश विद्वत परिषद के क्षेत्रीय संयोजक ने शिशु मंदिर लालगंज, कोटा खुर्द, पलहना, तरमा आदि विद्यालयों का किया दौरा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्वी उत्तर प्रदेश विद्वत परिषद के क्षेत्रीय संयोजक एवं भारतीय शिक्षा समिति आजमगढ़ के जिला मंत्री प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक ने जनपद के शिशु मंदिर स्कूलों का दौरा किया तथा सभी प्रबंध समिति के पदाधिकारियों की बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक ने कहा कि कोरोना संकट के कारण जन शिक्षा समिति द्वारा संचालित सभी शिशु मंदिर बंद हैं। कार्यरत सभी शिक्षकों तथा कर्मचारियों के वेतन भुगतान की समस्या है। छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय परिसर की स्वच्छता, शौचालयों के रख रखाव आदि के संबंध में प्रबंध समिति की बैठक कर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। शुल्क न आने के कारण हमारे विद्यालय घोर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जन सहयोग द्वारा सारी समस्याओं को हल करने का आग्रह किया जा रहा है। पूर्व छात्रों तथा जनता से तन मन धन से सहयोग करने की उन्होंने अपील की। धन दान, अन्न दान लेकर विद्यालयों की व्यवस्था सुंदर करने तथा सरकार के निर्देश के अनुरूप तत्काल छात्रों को सुंदर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। लालगंज संकुल में स्थित शिशु मंदिर, हनुमानगढ़ी, लालगंज, कोटा खुर्द, पलहना, तरमा तथा मेहनाजपुर आदि विद्यालयों का उन्होंने दौरा किया तथा वहां की प्रबंध समितियों की बैठक कर जन सहयोग से विद्यालय परिसर, भवन, शौचालय आदि की सुंदर व्यवस्था करने का आग्रह किया। सरकार का निर्देश मिलते ही छात्रों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए उन्होंने सुंदर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह तिलखरा, भारतीय शिक्षा समिति आजमगढ़ के जिला प्रमुख रामजतन यादव, प्रधानाचार्य एवं संकुल प्रमुख अंशदार यादव, प्रधानाचार्य बैजनाथ सिंह, अनिल राय आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। सुझाव लेना ये कार्यक्रम आजमगढ़ जनपद के लिए चल रहा है। इसमें हमारे सहयोग के लिए जो 2 बंधु हैं, उसमें जिला प्रमुख श्री रामजतन जी हैं और श्री अंशदार जी हैं। 2 लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और अभी मैं गया था
तरवा गया था। वहां बंधुओं से बातचीत हुई और उसके बाद फिर महनाजपुर, फिर कोटा खुर्द और पलहना, और रात्रि में यहाँ बैठक हुई लालगंज दशमेश मंदिर के भीतर। तो यहाँ के जो समिति के बंधु थे उनसे बातचीत हुई और इसका जो परिणाम है वह अति उत्तम है। वे धीरे धीरे सूखने लग गए सामाजिक दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से। तो फिर उसमें नवसंजीवन भरने के लिए ये प्रयास चल रहा है। अभी पहले क्रम में तो ये 5 जगहों पर मेरा कार्यक्रम हुआ और आगामी फिर इधर पश्चिमी क्षेत्र है, उधर के जो संकुल के विद्यालय हैं उनमें, और फिर उत्तरी क्षेत्र, सब जगह जाने की व्यवस्था है। नगर पालिका परिषद मुबारकपुर कार्य कक्ष में गुरुवार को पालिका बोर्ड की बैठक पर्सन करीमुन्निसा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निर्धारित एजेंडे के अनुसार नगर क्षेत्र में कार्य, शुद्ध पेयजल आपूर्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक सभासदों द्वारा नगर पालिका की अव्यवस्थाओं को लेकर हंगामा शुरू कर दिया गया और पालिका बोर्ड पर बिना जानकारी के ही सभी कार्य मनमाने ढंग से कराए जाने का आरोप लगाया। बोर्ड सदस्यों ने क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों का ब्यौरा मांगना शुरू कर दिया। साथ ही निर्माण तथा विकास कार्यों के टेंडर आदि फाइलों को गोपनीय रखने का भी आरोप लगाया। सभासद फैजान के द्वारा क्षेत्र में प्रकाश की समुचित व्यवस्था न किए जाने को लेकर सवाल उठाए गए, तो वहीं सभासद वकार अहमद ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जिस वार्ड से लाइटें खराब होने पर उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती है और दोबारा महीनों गुजर जाने के बाद नहीं लगाई जाती है। सभासद हाजी इफ्तिकार अहमद ने भी हंगामा करते हुए बिना बोर्ड की संस्तुति से सामानों के क्रय किए जाने के आरोप लगाए और साथ ही विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा। कारण पूछा तो ईओ ने कहा कि जिस वार्ड की लाइटें खराब होने पर उतारी जाएं, उसकी जानकारी वार्ड सभासदों को दिए जाने का कर्मचारियों को निर्देश देने के साथ ही यदि उपलब्ध हो तो तत्काल लगाए जाएं। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल में बजट के अभाव से लाइटें क्रय नहीं की गई, जैसे ही लाइटें मिलती हैं लगवा दिए जाने का आश्वासन दिया। ऐसा कि देखिए, बैठक होने का मतलब ही यही होता है कि बैठक में जो भी प्रस्ताव आता है उस पर वाद विवाद विचार होता है, वाद विवाद भी होता है। अगर ये चीज़ न हो तो बैठक को पूरी तरीके से सफल नहीं बनाया जा सकता। किस बात को लेकर महिला सभासद ने कहा कि आप इकलौते नहीं हैं? महिला सभासद देखिए, चूँकि अभी नई अपॉइंट हुई है, उनको बैठक की रीत का अभी थोड़ा ज्ञान नहीं है। उनको कोई भी बात बोलने से पहले कम से कम अपने जो वरिष्ठ सभासद हैं उनको थोड़ा संज्ञान में लेना चाहिए था कि हमको बैठक में किस तरीके से को जो बात उनको कहनी है, बात अपनी वही कहनी चाहिए जिसमें हमारी बातों की साहित्यता भी हो, अच्छे जुमले भी हों, जिससे किसी को कोई आहत न हो, उससे जो तहजीब है उस गरिमा को ठेस न पहुँचे। इसलिए उसका मतलब आपकी महिला सभासद ने जो नहीं, महिला सभासद देखिए, महिला सभासद तो परेशान थी, इसलिए उन्होंने ये कहा कि लाइट व्यवस्था बहुत ख़राब है, ये सब खराब है और इसको सुधार पाना। मकसद क्या, बोर्ड की मीटिंग तो प्रतिमा होती है और उसी क्रम में 2021 में हमें ये जो क्रिश्चियन नया वर्ष है इसमें पहली मीटिंग आज बुलाई गई थी आपसी विचार विमर्श के लिए, चर्चा के लिए, साफ सफाई के लिए, प्रकाश व्यवस्था। पश्चिमी बेल्ट में जर्जर आवास गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी थी। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने आवास संबंधित सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी। क्या नगर पालिका के थ्रू ये की जा रही है? हाँ, हमारे यहाँ भी जिलाधिकारी महोदय का निर्देश मिला है, आज ही मिला है मीटिंग में, कि जितने भी जर्जर आवासीय मकान हैं, चाहे प्राइवेट हों या फिर सरकारी ऑफिसेज हैं, ऐसे सारे मकानों को चिन्हित कर लिया जाए। 2 दिन का हम लोग समय मिला है, आज कल परसों 2 दिन का। आज बोर्ड की मीटिंग में माननीय सभासदों से भी हमने निवेदन किया है कि अपने अपने वार्डों में कृपा करके ये देख लें, कोई सरकारी अगर ऑफिस चल रही है या फिर किसी का भी व्यक्तिगत मकान है जो जर्जर स्थिति में जो आगामी दिनों में गिर सकता हो और सुरक्षित ठहराने के लिए उनको सबको चिन्हित करके। जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी मुबारकपुर के अमिलों में पोखरी की पटाई का कार्य धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। लोग निडर होकर सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिना रोक टोक के ट्रैक्टर टाली से दिन रात एक कर पोखरे की पटाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1 सप्ताह पूर्व नगर पालिका परिषद व राजस्व विभाग की टीम पोखरी पटाई को लेकर मौके पर पहुंची थी। पोखरी पर हो रहे अतिक्रमण पर रोक भी लगाया था। बावजूद इसके भी नगर पालिका राजस्व विभाग की टीम के आदेश को अनसुना करते हुए लोग पोखरी की पटाई जारी रखे हैं। आसपास के लोगों ने प्रशासन पर इसका ध्यान आकृष्ट कराया है।